बिल्कुल सत्ता किसकी होगी ये बिहार का यंग वोटर डिसाइड करने वाला है। जब इतना महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी यंग वोटर है तो सरकार ने इन्हीं युवाओं को ब्लैकमेल करने का तरीका ढूंढ लिया है और ब्लैकमेल करवा करके अपने पक्ष में वोट पड़वाने जा रहे हैं। हार्डकोर पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा, बिहार में कौन कौन सी जाति समीकरण होगी, सिर्फ यही कि आपको थोड़ा समझ में आए। चैनल सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा लीजिए। आप सभी को पता है बिहार में विधानसभा चुनावों की जो तारीखों का ऐलान हो चुका है। 28 अक्टूबर, 3 और 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 10 नवंबर को नतीजा सामने आ जाएगा। इस बीच शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा है कि बिहार में चुनाव विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए। उन्होंने चुटकी लेते हुए यह भी कहा कि अगर मुद्दों की कमी अगर हो जाती है तो मुंबई से मुद्दों को पार्सल करा दिया जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत प्लस कंगना रनौत का केस, ये समझाया मैंने अपनी सेपरेट वीडियो में, लिंक देखना डिस्क्रिप्शन में है। लोकसभा चुनाव के बाद जिन 4 राज्यों में चुनाव हुए हैं वहां भाजपा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई है। राज्यों में लोकसभा चुनाव के मुकाबले विधानसभा चुनाव में पार्टी के जो वोट प्रतिशत में 22% की गिरावट देखी गई है। अब बिहार के रूप में भाजपा की 5वीं चुनौती है। पार्टी को साबित करना होगा कि लोकसभा की तरह विधानसभा चुनाव में भी उसका जलवा अभी भी बरकरार है। लेकिन उसकी डगर इतनी आसान नहीं है क्योंकि चुनाव ऐसे समय हो रहे हैं। चलो मान भी लिया कि राम मंदिर निर्माण शुरू हो चुका है, लेकिन इसके अलावा कोरोना महामारी से निपटने में बैकफुट पर सरकार रही है। लॉकडाउन के बीच ये लाखों लाख प्रवासी मजदूरों ने अमानवीय स्थिति में पलायन किया था। पलायन करने वाले प्रवासी मजदूरों की संख्या सबसे ज्यादा बिहार के मजदूरों की थी और चुनाव भी वही है। और जब संसद में इन्हीं पलायन करने वाले प्रवासी मजदूरों का आंकड़ा पूछा गया तो सरकार ने बोला डाटा नॉट अवेलेबल, सरकार के पास डाटा ही नहीं है। महामारी के निपटने के केंद्र के तरीकों पर मोदी सरकार के साथ बिहार सरकार पर भी निशाना साधा जा रहा है। विपक्ष केंद्र पर बेहतर प्रबंधन ना कर पाने का लगातार आरोप लगा रही है। हाल ही में संसद में पारित कृषि और श्रम क्षेत्र के जुड़े विधेयकों पर देश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। राज्यसभा में विधेयकों को लेकर के जो पारित कराने के दौरान हंगामा और देश में किसानों की ओर से शुरू किया गया आंदोलन ने इससे एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है। ऐसे में केंद्र सरकार और सुशासन बाबू को जनादेश मिलना इतना भी आसान नहीं दिखाई देता है। अब थोड़ा और आगे समझने की कोशिश कीजिए। सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि इस वक्त चुनाव कराने की क्या आवश्यकता थी, जरूरत थी। कोरोना के इस काल में दुनिया के करीब 60 देशों में अपने चुनावों को टाल दिया है, तो बिहार में चुनावों को कराने की इतनी हड़बड़ी आखिर क्यों? आखिर इससे किसको फायदा होने जा रहा है? बिहार में 3 प्रमुख दल हैं जिसमें से कोई 2 साथ मिल जाते हैं तो उसकी सरकार बन जाती है। जैसे कि पिछले चुनाव में आरजेडी और जेडीयू साथ मिल जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं और बीजेपी हार जाती है। इस बार जेडीयू और बीजेपी साथ है, जाहिर है उनका पलड़ा भारी है। ये साफ है कि एनडीए के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, मगर बीजेपी को भी मालूम है कि नीतीश कुमार का ये अंतिम चुनाव है और उसके बाद बिहार उनके कब्जे में होगा। बिहार के जो हालात हैं उसमें लोग सुशासन बाबू से उतने खुश नहीं बताए जा रहे हैं। एंटी इनकम्पेंसी बनी है मगर बीजेपी से नाराजगी नहीं है। नीतीश कुमार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर का असर है, ये बात खुद बीजेपी के आंतरिक सर्वे में बताई है और पाई गई है। अब देखिए, नीतीश कुमार 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर संभाल रहे हैं और अब तक जिन बातों को लेकर के वो वोट मांगते आ रहे हैं उनमें से एक उनके पहले के 15 साल के शासन की याद दिलाई जाती है। लालू राबड़ी शासन, जिससे जंगल राज के तौर पर पेश किया जाता रहा, अब अपना एंगल बदलते हैं। क्या नीतीश से जो परेशान लोग हैं तेजस्वी को वोट देंगे? आरजेडी के पोस्टर से लालू यादव के गायब होने का मतलब क्या है? तेजस्वी यादव बिहार के विपक्ष का सबसे मुखर चेहरा है। महागठबंधन की सरकार में उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। लालू यादव की गैर मौजूदगी में आरजेडी कमान उन्होंने संभाली है। चाहे बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो, अपराध की, बाढ़ की या फिर कोरोना काल में मजदूरों के पलायन से निपटने का मुद्दा हो, तेजस्वी यादव ने इन्हें जोर शोर से उठाया है। जहां नीतीश कुमार आरजेडी के जंगल राज की याद दिला करके वोटर्स को आरजेडी से दूर रहने की चेतावनी दे रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के लालू राबड़ी शासन के जंगल राज के आरोपों के लिए कई बार माफी मांग चुके हैं।
चारा घोटाला में लालू प्रसाद यादव के जेल में होने की वजह से पोस्टर से उनके फोटो को भी हटा चुके हैं और सुशांत सिंह राजपूत के केस का मुद्दा उछाल करके युवाओं को, खास करके सवर्ण तबकों से आने वाले अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जा रही है। मीडिया की रिपोर्ट बताती है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस को मुद्दा बनाने की सूरत में सवर्ण तबके के वोट हासिल करने के मकसद से तेजस्वी यादव एनडीए के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस रणनीति के तहत सवर्ण तबके से आने वाले युवा नेताओं को उम्मीदवार बनाने की तैयारी की जा रही है। कितना फायदा इनको होने वाला है, ये 10 नवंबर को हमें और आपको पता चलेगा। लेकिन थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। मसलन 1990 से 2005 तक लालू प्रसाद यादव ने पिछड़ी जातियों के बड़े हिस्से और मुसलमानों के समर्थन से सत्ता हासिल की है। MY यानी कि मुस्लिम और यादव समीकरण खासा कारगर रहा है। साल 2005 में नीतीश और भाजपा ने पिछड़ी जातियों और आंकड़ों के समर्थन से लालू की सियासी बादशाह को खत्म किया है। इस चुनाव में भी एनडीए और महागठबंधन एक दूसरे को मात देने में जुटे हैं। सवाल यहां पर यह है कि इस चुनाव में आखिर नया क्या है। नए की बात करेंगे, जाहिर तौर पर सियासी दल चुनाव पूर्व गठबंधन अपने एजेंडे और जाति समीकरण 3 दशक पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं। नया तो सिर्फ यही है कि बस राज्य का 1/4 युवा मतदाता जिसमें से आधी आबादी का ना तो 15 साल के कथित जंगल राज से उसका पाला पड़ा है और ना ही 15 साल के कथित सुशासन की सियासी परिभाषा उनके गले उतर रही है। इस चुनाव में सियासी दलों के लिए युवा वर्ग एक पहेली बन चुकी है। कारण इनकी संख्या है। राज्य की 1/4 आबादी 39 साल से कम, 39 साल से कम आयु 3.6 करोड़ के हैं। 29 साल से कम उम्र वाले मतदाता तकरीबन 1.70 करोड़ हैं। इन मतदाताओं में से 100 से अधिक सीटों पर परिणाम बदलने की क्षमता है। राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई वाले महागठबंधन और एनडीए दोनों इस वर्ग को लुभाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। लेकिन सेंटर गवर्नमेंट ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, जिसमें भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष VK यादव ने शनिवार को ही कहा है कि रेलवे 15 दिसंबर से कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का पहला चरण आयोजित करेगा। ये परीक्षाएं 3 श्रेणियों में लगभग 1.40 लाख पदों को भरने के लिए आयोजित की जाएंगी। ये कई सालों में निकलने वाली भर्तियों में से एक बहुत बड़ी भर्ती है। यकीनन इससे स्टूडेंट्स, छात्रों के चेहरे पर थोड़ी सी चिंता की लकीरें कम हुई होंगी और राहत की सांस भी ले रहे होंगे। और अब चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे और रेलवे की परीक्षा 15 दिसंबर से शुरू होने वाली है। इसका मतलब नहीं समझे, देखिए, यानी कि सीधे सीधे सरकार कह रही है कि आप हमें वोट दीजिए, नहीं तो राजनीति है बाबू, पेपर कैंसिल भी हो जाते हैं। इनडायरेक्ट ब्लैकमेलिंग, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका क्या है, कमेंट सेक्शन बताइए। नया कृषि बिल और बिहार के चुनाव पर कोई असर डालेगा, ये एंगल भी देख लेते हैं। बिहार में MSP एक्ट 2006 में ही खत्म हो गया था। फिर नए कृषि बिल से बिहार का क्या लेना देना, असर क्यों पड़ेगा? ठीक है, ये एक आम धारणा है। नए बिल का विरोध बिहार में नहीं हो रहा है, लेकिन ये आधा सच है और आधा फसाना है, पूरा सच नहीं है। एक नए कृषि बिल के विरोध में किसानों की लड़ाई सरकारी मंडियों पर ही नहीं बल्कि MSP पर है, जबकि अलग अलग राजनीतिक दल और राज्य सरकारें MSP को भी विरोध का मुद्दा बता रही हैं। अब यहाँ पे ये समझिए कि 25 सितंबर को जब देश भर के किसानों ने चक्का जाम करने का फैसला किया तो उनकी केवल 2 ही मांगे थी। पहली मांग तो थी कि MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर ही किसानों की फसलों को खरीदा जाए, चाहे सरकार हो या फिर उद्योगपति हो। दूसरी मांग थी कि MSP से कम पर फसल खरीदने को अपराध की श्रेणी में आना चाहिए। 23 फसलों पर MSP मिलता है, जिसमें धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, तिल और कपास जैसी फसलें शामिल है, जिनमें से धान, गेहूं और मक्के की ही खेती बिहार में ज्यादा होती है। इसीलिए माना जा रहा है कि बिहार के किसान नाराज नहीं हैं। ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। किसान आंदोलन के दौरान जब RJD नेता तेजस्वी यादव सड़कों पर निकले तो उन लोगों ने कहा 2006 में MSP खत्म किया गया, जिस वजह से किसान को फसल की सही कीमत नहीं मिली, इसीलिए किसानों का पलायन करना पड़ा। 2006 में सरकार नीतीश कुमार की थी, मुख्यमंत्री वो वहां पर थे। तो यहां पर पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश आप देख रहे हैं किस तरह से की जा रही है विपक्ष की
तरफ से। और जब मैं ओपिनियन पोल को देख रहा था तो बताया जा रहा था कि जो सुशासन बाबू इस बार सरकार बनाने अपनी जा रहे हैं। अब देखो कितना सही है कितना गलत है, क्योंकि ये सब चीज़ें मुझे, एक तो इन पे भरोसा करता नहीं, एक ओपिनियन पोल और एक एग्जिट पोल, इन दोनों पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। और दूसरी बात, इन दोनों को बैन किया जाना चाहिए, ना ओपिनियन पोल होने चाहिए ना ही एग्जिट पोल होने चाहिए। 10 नवंबर को पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि बिहार में आखिर वोट किस पे दिया। अगर सरकार बनती है सुशासन बाबू की, बीजेपी की और नीतीश कुमार की मिलकर के, तो यहां पर हम मान के चलेंगे एक मैसेज दुनिया भर में जाएगा। फिर पश्चिम बंगाल में भी इसका फायदा देखने को मिलेगा कि जो किसान को लेकर के जो चेंजेस सरकार ने किए हैं उसको सहज तरीके से स्वीकार कर लिया गया है। स्वीकार करने का मतलब यह है कि किसानों को इससे अपना फायदा दिखाई देता है। एक ब्रॉडली मैसेज यही जाएगा। और बाकी जातीय समीकरण को लेकर मैं चाहता तो समझा सकता था, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाता। उम्मीद है मुझे आपको ये वीडियो बड़ा ही पसंद आया होगा। इसको टीम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, सिर्फ इतना ही मांगूंगा आपसे। और चैनल की मेंबरशिप लेकर के आप अलग अलग तरह के आपको पर्क्स मिलेंगे, आपको अलग अलग तरह की सुविधाएं मिलेंगी और चैनल को फाइनेंशियल सपोर्ट आप करेंगे ही। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यमेव जयते। नमस्कार।